आ जाओ भाई अपनी NIOS की सीरीज पे। ब्लॉक 1 की इकाई 1 से शुरू करेंगे, भारतीय शिक्षा प्रणाली, और जितना इम्पोर्टेंट होगा उसे हाईलाइट करते चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे स्किप करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ वो चीज़ों उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। प्रस्तावना में सीधा सीधा ये बताया गया है कि आगे की इकाई में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो प्रस्तावना को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम आगे की इकाई में वो पूरा का पूरा पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 1.2 प्राचीन भारतीय शिक्षा से हम शुरू करेंगे। पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ सूत्रों और स्मृतियों जैसे जो धर्म ग्रंथ है पहले के पुराने प्राचीन जो हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो शिक्षा है वो माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर हमारा रहा है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा के बारे में कुछ डिफाइन हुआ नहीं मिला है हमें किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी स्मृति में, किसी भी सूत्र में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी उनके इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ बताता है कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो स्व उत्थान के लिए थी, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए थी। वो अपने आप को अगर शिक्षा पाते थे तो वो अपनी शिक्षा को अपने दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करते थे, यानी व्यवहारिक तौर पे उसे प्रयोग। इसलिए इसे औपचारिक शिक्षा की अलग व्यवस्था नहीं माना गया है, क्योंकि ये कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है, फॉर्मल कुछ अलग से नहीं है, ये उनकी व्यवहारिक दिनचर्या में ऐड था। थर्ड, सिंपल ये बताया गया है कि कैसे आप शिक्षा प्राप्त करके योग्य इंसान बनते हैं, आपकी प्रतिष्ठा समाज में ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको सम्मान मिलता है, आप कहीं ना कहीं धन दौलत भी उससे कमा सकते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में कि धन दौलत से न केवल हमें प्रसन्नता मिलती है अपितु इससे हमारे धार्मिक, पारिवारिक, सामाजिक कर्तव्यों के निर्वाह में भी सहायता मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि धन दौलत से हमें सिर्फ खुशी नहीं मिलती, हमारी जितनी भी हमारी जो आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं दिनचर्या की, दैनिक जीवन की, वो पूरी होती है। तो हमें उसके लिए भी धन चाहिए ही होता है। तो इससे कहीं ना कहीं मुक्ति का मार्ग खुलता है। भाई आप अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको आपकी मुक्ति का मार्ग तो मिलेगा। इसी में भर्तृहरि ने नीति शतक में, ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगर लाइन देख के पूछ लिया जाए कि किसने बोली है तो ये थोड़ा सा आप ध्यान देना कि भर्तृहरि ने नीति शतक में कहा है कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान है। तो ये लाइन को थोड़ा ध्यान रखना कि शिक्षा के बिना हम पशु के समान है किसकी बोली गई लाइन है और किस में बोली गई है। तो भर्तृहरि ने बोली है और नीति शतक में बोली है। ठीक है, लिखिए। ऐसी धारणा रही है कि शिक्षा विभिन्न रूपों में व्यक्ति तथा समाज में परिवर्तन लाती है। तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा, आपको ही पता है, शिक्षा ग्रहण करोगे तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के व्यक्तित्व में, समाज में, हर जगह परिवर्तन आता ही चला जाता है। ये कुछ संस्कृत में श्लोक दिए हुए हैं, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, आपको इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। शिक्षा का शुभारंभ उपनयन संस्कार से होता है। इतिहास में, प्राचीन इतिहास में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है कि उपनयन संस्कार क्या है। उतना हमें डीप में जाना नहीं है, बस हमें बताना चाहिए कि जो शिक्षा की शुरुआत प्राचीन काल में होती थी उसमें सबसे पहले उपनयन संस्कार किया जाता था। उसके बाद ही कोई भी व्यक्ति जो होता था वो शिक्षा ग्रहण करने के योग्य माना जाता था। उपनयन संस्कार से होती थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा की शुरुआत प्राचीन काल में उपनयन संस्कार, एक संस्कार हुआ करता था, उससे शुरू की जाती थी। उपनयन संस्कार जो लड़की और लड़के दोनों की शिक्षा का अधिकार था, दोनों के लिए होता था। कुछ इतिहास में विख्यात विदुषी महिलाओं के यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, जैसे गार्गी, अत्रेयी, कौशल्या, तारा, द्रौपदी इत्यादि। ये भी कुछ ऐसी महिलाओं के साक्ष्य इन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी थी। बाकी इसमें बताया गया है कि जो निम्न स्तर की शिक्षा हुआ करती थी वो दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती थी। दैनिक जो सांस्कारिक जीवन के जो काम हुआ करते थे उसमें यूज होती थी। उसके बाद बोला गया कि जो उच्च शिक्षा थी वो व्याकरण, इतिहास, पौराणिक कथाएं, वेदों, तर्कशास्त्र, राज्यतंत्र, युद्ध कला या विज्ञान, ललित कला इत्यादि, इन सब का अध्ययन उसमें सम्मिलित था। और इनका अंतिम लक्ष्य आत्मानुभूति थी, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का प्राचीन काल में जो लक्ष्य हुआ करता था, आखिरी जो लक्ष्य हुआ करता था वो आत्मानुभूति थी, यानी अपने आप को अनुभूति मिल गई, वही उनका लक्ष्य हुआ करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य एक उन्नत जीवन जीना हुआ करता था। ठीक है, जीवन की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं इतिहास में, जो हैं ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम। इसमें एक पुत्र के रूप में, पति के रूप में, पिता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना सिखाया जाता था कि आप कैसे अच्छे पुत्र बन सकते हैं, अच्छे पति बन सकते हैं, अच्छे पिता बन सकते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में मेनली आपकी शिक्षा
से रिलेटेड ही चीज़ें सिखाई जाती थी। आपकी शिक्षा ब्रह्मचर्य आश्रम में होता था, गृहस्थाश्रम में आपके गृहस्थी में आप शादी विवाह करके अपने गृहस्थी को अच्छे से चला सकते थे। वानप्रस्थ आश्रम में आपको वन में जाना पड़ता था और संन्यास आश्रम में आप सन्यासी हो जाते थे, संन्यास ग्रहण कर लेते। एक विद्यार्थी को समझाया जाता था कि वह जाति की संस्कृति का संरक्षक तथा प्रकाश स्तंभ है, यानी कि अपनी जाति के प्रति वो उसको संरक्षित करेगा। शिक्षा के पश्चात दीक्षांत भाषण क्या होता था कि जैसे ही आपकी शिक्षा पूरी जितने भी साल की होती थी प्राचीन समय में, जब आपकी कंप्लीट हुई है तो उस समय आपका दीक्षांत भाषण हुआ करता था। उस समय बताया जाता था, आपको ये आदेश दिया जाता था कि आप समाज के योग्य और स्वावलंबी उत्पादक सदस्य के रूप में आपके कुछ अब सामाजिक दायित्व भी हैं, यानी कि आप अब समाज में जा रहे हैं, आपके समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं, कुछ कर्तव्य हैं, आपको वो अपनी निष्ठा ईमानदारी के साथ निभाने होंगे। जितना मैं इसमें हाईलाइट कर रही हूँ वही लाइंस इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें बताया गया है कि शिक्षा के क्या क्या लक्ष्य थे, जैसे आध्यात्मिकता, चरित्र का निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक भावना, कुशलता को प्रोत्साहन, ये सब कुछ शिक्षा के निश्चित लक्ष्य थे। और इन सब की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ धार्मिक अनुष्ठानों, व्रत, प्रार्थनाएं, त्योहारों को मानना, नैतिक आचरण करना, ये सारी कुछ मूल वृत्तियों पर नियंत्रण करना, ये सब कुछ इसमें शामिल था। बड़ों की इज्जत करना, छोटों के प्रति शिष्टाचार रखना, ये सब कुछ एक व्यक्ति को अपने कर्तव्यों में शामिल करने होते थे। इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है या शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो उसके अपनी रुचि के हिसाब से ही विषय चुनने का अधिकार हुआ करता था। इसमें बहुत सारे विषय थे, जैसे तर्कशास्त्र, दर्शन, कानून, साहित्य, ये सारे विषय अगर इनका कोई अध्ययन कर रहा होता था तो उसमें विवेक यानी कि बुद्धि, निर्णय, ये सारी क्षमताएं भली भांति विकसित हो जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि अगर व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसमें लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ जाते हैं। लोकतांत्रिक मूल्य बढ़ने का मतलब है कि उसमें अपने निर्णय लेने की क्षमता कहीं ना कहीं पैदा हो जाती है, डेवलप हो जाती है। ठीक है, जो विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे उनकी स्मृति से रिलेटेड की उनकी जो स्मृति होती थी वो ज़्यादा शार्प होती थी, यानी कि मेमोरी, क्योंकि उस समय पे मुद्रण वगैरह, भाई प्रिंट तो होता नहीं था ना, इतने प्राचीन समय में कागज वागज थे नहीं, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तो उस समय पे क्या होता था कि जो वेद वगैरह पढ़ाया करते थे तो वो जो विद्यार्थी हुआ करते थे वो याद करते थे उन वेदों को, उन मंत्रों को, उन श्लोकों को, और फिर आगे अपने अगली जनरेशन को वो ट्रांसफ़र करते रहते थे। मैं पहले ही बता रही हूँ कि जितनी चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रही हूँ सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट है, आपको वही रिवाइज करने हैं या वही उसी के आपके नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इसलिए डिफाइन कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि पूरी पैराग्राफ्स में इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपको अगर नोट्स बनाने, आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो मैं जितना हाईलाइट कर रही हूँ साथ साथ आपको सिर्फ उतना का ही नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि शिक्षा को आत्म उन्नयन या जीवन पर्यंत चलने वाली निरंतर प्रक्रिया समझा जाता था। उस समय में जो शिक्षा होती थी वो पैदा होने से लेके मृत्यु तक, पूरे लाइफ टाइम तक शिक्षा चलती रहती थी। ठीक है, वो एक निरंतर प्रक्रिया थी और जीवन पर्यंत चलती थी। विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक क्षमताओं को सुव्यवस्थित और क्रमित विकास को स्रोत समझा जाता था, जिससे एक लाभदायक नागरिक के रूप में जीवन यापन कर सके तथा वर्तमान भविष्य में उन्नति कर सके। इसका क्या है कि आप एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना जीवन यापन बेहतर तरीके से कर पाते थे। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। प्राचीन काल की गुरु की अवधारणा। इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में आप ये पढ़ेंगे कि गुरु उस समय पे कौन हुआ करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसे शिक्षा देते थे, उस सब के बारे में हम इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्राचीन समय में जो शिक्षा की प्रणाली थी वो गुरुकुल प्रणाली थी। गुरुकुल प्रणाली यानी आज के हम हॉस्टल से उसको कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरीके से आज का हॉस्टल है कि आपको वहीं पे रहना पड़ता है, वहीं पे सोना पड़ता है, वहीं पे पढ़ना पड़ता है, आपकी सारी दिनचर्या उसी हॉस्टल में संपादित होती है। इसी तरीके से गुरुकुल प्रणाली थी। विद्यार्थी को गुरु के साथ रहना पड़ता था एक निश्चित समय के लिए। गुरु का आश्रम एक प्रकार का बोर्डिंग विद्यालय होता था। ठीक है, चाहे वहाँ सभी विद्यार्थी एक समान होते थे, चाहे वो कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, सबको वही पढ़ना पड़ता था। वहाँ फीस भी पे नहीं करनी पड़ती थी, निःशुल्क वहाँ की शिक्षा हुआ करती थी। और इसमें बताया गया है कि कृष्ण और सुदामा जी जो थे दोनों के दोनों वो एक साथ गुरुकुल में ही रहे थे। ठीक है, वहीं पे पढ़ा करते थे। और बोला गया है कि
गुरुकुल में सभी को समान समझा जाता था, सभी विद्यार्थियों को समान समझा जाता था, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, ठीक है, गरीब हो या अमीर हो। अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि गुरु जो गुरुकुल का मुखिया होता था, जो गुरु होता था वही उस गुरुकुल का मुखिया होता था। सभी विद्यार्थियों के लिए माता पिता समान या संरक्षक के समान व्यवहार। आगे इसमें बताया गया है कि जो गुरु होता था वो कोई किसी तरीके की फीस बच्चों से नहीं लेता था, विद्यार्थियों से नहीं लेता था। गुरु के लिए शुल्क लेना वर्जित और निषिद्ध माना गया था। जो गुरु होता था उसको कहीं ना कहीं से दान दक्षिणा मिलती रहती थी गुरुकुल को चलाने के लिए, ठीक है। और अंत में जब भैया कोई भी विद्यार्थी गुरुकुल को छोड़ता था तो वो अपनी तरफ से श्रद्धा समान कुछ भी सहायता गुरुकुल के लिए कर सकता था। में बताया गया है कि गुरु के रूप में वही व्यक्ति योग्य हुआ करता था जो वास्तव में एक विद्वान, विशेषज्ञ, उत्कृष्ट, आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति हुआ करता था। यानी कि साफ सीधी बात में बोले तो एक विशेषज्ञ व्यक्ति जो होता था वो गुरु होता था। भारत में बहुत पुरानी गुरु शिष्य की परंपरा रही है, पहले से ही जो है गुरु और शिष्य की परंपरा रही है, चलती हुई आई है। कितने सारे उदाहरण तो आपको। गुरु को उसकी स्वार्थ रहित सेवा के लिए समाज में बहुत ऊंचा ओहदा भी दिया जाता था, ठीक है। यहाँ तक कि राजा भी गुरु का सम्मान करते थे, राजा वगैरह, क्योंकि गुरु का पद एक सम्माननीय पद हुआ करता था। माता पिता से भी बढ़ के उस समय गुरु को माना जाता था प्राचीन काल में, है ना। उसके बाद ये आपको एक श्लोक दिया हो गया है जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुरु को हृदय, मस्तिष्क, हाथ, आध्यात्मिकता, ज्ञान तथा विद्वता के अच्छे गुणों का प्रतीक समझा जाता था, ठीक है। सब एक आगे इसमें बताया गया है कि एक गुरु अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक भी एक विद्यार्थी की तरह ही अपने आप को मानता था, क्योंकि पूरे जीवन पर्यंत वो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते थे, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि गुरु जो है वो अपने आप में ही एक पूरी संपूर्ण संस्था हुआ करती थी। वो एक व्यक्ति नहीं था गुरु, गुरु पूरी एक संस्था हुआ करती थी। बहुत सारे जो बाहर के विद्यार्थी थे वो भी भारत के गुरुओं से आकर्षित होकर भारत में शिक्षा लेने आते थे। कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं स्कूलों के, जैसे तक्षशिला हुआ, है ना, तक्षशिला सुना ही होगा आपने, वहाँ प्राचीन शिक्षा दी जाती थी। और अगर ये होता था कि स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी अगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो गुरु अपने किसी योग्य विद्यार्थी को शिक्षक बना दिया करते थे, उन्हें भी गुरु का ओहदा मिल जाता। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि आगे आगे ये जो गुरु वाला कंसेप्ट था वो चेंज हो गया, किसमें, जातिवाद में। जो ब्राह्मण हुआ करते थे फिर वही ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा, फिर उसका बेटा, यानी कि ब्राह्मण जाति को ही गुरु का दर्जा मिल गया कि जो ब्राह्मण है वही आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे गुरु की भूमिका तथा उसके दायित्व, यानी कि गुरु की क्या क्या भूमिका हुआ करती थी विद्यार्थियों के बीच और उसके क्या दायित्व, उसके क्या कर्तव्य थे अपने समाज के प्रति, अपने विद्यार्थियों के प्रति, ठीक है। तो गुरु की भूमिका क्या क्या होती थी। अब बोर्डिंग स्कूल है यानी गुरुकुल है, वहाँ गुरु ही एक विद्यार्थी का सब कुछ होता था। माता पिता भी वही है, अध्यापक भी वही है, विद्वान भी वही है, धर्म प्रचारक भी वही है, मित्र भी वही है, दार्शनिक भी वही है, पथ प्रदर्शक भी वही है, ठीक है। वो सारी भूमिकाएं जो है वो गुरु निभाते थे। अध्यापक और शिष्य में पिता और पुत्र का संबंध होता था, अत्यंत गहन आंतरिक संबंध होता था। उपनिषद, देखो ये लाइन थोड़ा सा देख लेना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, निकट बैठना, यानी जो ज्ञान निकट बैठ के प्राप्त किया जाए उसे उपनिषद में लिखा गया था, ठीक है। एक चीज है कि उस समय पे जो अध्यापन कार्य होता था, जो शिक्षण कार्य होता था वो कैसे होता था, मौखिक होता था, बोल बोल के होता था। कि जो गुरु होता था वो बोल के अपने विचारों को अपने शिष्यों तक पहुंचाता था और शिष्य उसको ग्रहण करते थे, अपनी स्मृति में, अपनी मेमोरी में स्टोर करते थे और फिर बाद में अपने शिष्यों को वो दिया करते थे, ट्रांसफर किया। मौखिक पद्धति से जब शिक्षण व्यवस्था चल रही थी तो उसमें क्या क्या शामिल होता था, प्रवचन शामिल होते थे, वाद विवाद शामिल होता था, चर्चाएं होती थी आपस में बैठ के, सस्वर पाठ आदि के द्वारा ये सारा अध्यापन कार्य। जैसे अब देखो औपचारिक रूप से यहाँ पे हमें परीक्षाएं देनी होती हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके, उस समय भी ऐसा नहीं था। अभी हमें डिग्रियां मिलने लग गया, उस समय ना तो ऐसा था, ना तो कोई परीक्षा देनी होती थी, ना ही कोई डिग्री या सर्टिफिकेट दिए जाते थे। एक दीक्षांत समारोह हुआ करता था जब शिक्षा आपकी कंप्लीट हो जाती थी उस समय पे, और उस समय गुरु घोषणा करता था कि इस विद्यार्थी का जो भी है सारा अध्ययन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया है और इसे स्नातक की उपाधि दी जा रही है। वो सिर्फ मौखिक होता था। एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप होता था
कि उससे कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते थे। एक ग्रुप होता था, विद्वत मंडली उसे बोला जाता था, वो कुछ ना कुछ उससे क्वेश्चंस कर लेते थे, प्रश्न पूछ लेते थे और वो उसके आंसर उन्हें दे देता था, वाद विवाद के ही थ्रू ये चीज़ें। इसमें देखो यहाँ बताया गया है कि अध्ययन काल में जो विद्यार्थी होता था वो स्वायत्तता को सम्मान दिया जाता था। कैसे, मतलब क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी होता था वो अपना गुरु और अपने विषय को चुनने में स्वतंत्र था, यानी वो जो चाहता था वो गुरु उसे मिलते थे और वो जो विषय पढ़ना चाहता था उस विषय में वो आगे पढ़ाई करता था। तो इसमें यही चीज़ें हैं। गुरुकुल में जो प्रवेश होता था वो एक परीक्षा के द्वारा होता था, यानी कि कौन इंसान, कौन विश्व बच्चा जो है वो गुरुकुल में जाके शिक्षा ग्रहण करेगा, उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता था। ठीक है, ये परीक्षाएं अत्यंत कठिन तो होती थी। उच्च शिक्षा के जाने माने केंद्र देखो आ गए ना, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नाडिया, ये कुछ संस्थान थे जहाँ पे ये परीक्षाएं आयोजित होती थी या यहाँ पर जाके बच्चे पढ़ाई करते थे अपने। बाहर के विदेशी बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने आते थे। गुरुकुल की विशेषता थी कि शिक्षा व्यक्तिगत आधार पर दी जाती थी, एक संस्था के रूप में नहीं, यानी कि सबका अपना ये दायित्व होता था कि भाई हम गुरु हैं, हमारा गुरुकुल है तो हम अच्छे से बच्चों को शिक्षा वगैरह दें। वो सब पैराग्राफ